नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज हम हमारे जो आरएसआईटी की सीरीज चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। 7 का भी कौन सा सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो भी पढ़ा था उसके बारे में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमारा जो था राजस्थान में ई गवर्नेंस यानी ई इंटरनेट के द्वारा जो गवर्नेंस के द्वारा प्रोवाइड करवाया था, ई गवर्नेंस के बारे में हमने डिटेल के अंदर पढ़ चुके थे। अब ई गवर्नेंस के जो भी कार्यक्रम है उनके अलावा जो इनके लाभ हैं, क्या है, लाभ हो गए, कार्यक्रम हो गए। इसके साथ में हमने ई मित्र जो कार्यक्रम था उसके ई मित्रा था उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। किस हिसाब से हम हमारा भामाशाह कार्ड है, डिटेल है, राशन कार्ड है, उन सबको क्या कहता है ई मित्र के जो द्वारा बनवा सकते हैं। इसके साथ में SSOID सिंगल साइन ऑन क्या था, SSOID था, उसके बारे में हमने कहा इसमें डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ चुके थे। कौन से में, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ चुके थे। अब इसके अंदर हमने पढ़ेंगे कौन सा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। तो थर्ड पॉइंट शायद 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, अब जो थर्ड पॉइंट है वो पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट कौन सा हमारा, राजस्थान संपर्क। अब राजस्थान संपर्क है, क्या है, राजस्थान संपर्क है। उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, राजस्थान संपर्क के अंदर जो भी हमारी राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं उनकी जो शिकायत है यानी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अलावा होता है प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कहता है सॉल्यूशन के लिए प्रोवाइड करवाया होता है गवर्नमेंट के द्वारा। कहता है उसने कहता है राजस्थान संपर्क क्या है पोर्टल लॉन्च किया है, राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है लॉन्च किया, जिसके अंदर कहता है हमारी जो समस्याएं हैं उनके निवारण और निराकरण के लिए कहते हैं एक पारदर्शी और जवाबदेही क्या आती है जवाबदेही व्यवस्था प्रदान करके राज्य क्या है जो राज्य के निवासी उनको सशक्त यानी एक परिपूर्ण बनाने की क्या है दिशा के अंदर आता है कदम उठाया है। इसके अंदर क्या होगा, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें नागरिक क्या कहता है, जिसमें नागरिक कॉल सेंटर और वेब पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त करता है। अपनी शिकायत दर्ज भी करवा सकता है और उसकी शिकायत का समाधान भी प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर क्या होगा, जो राज्य के कर्मी है, क्या है, राज्य के कर्मी है वो क्या कहते हैं, राज्य के कर्मियों को एक क्या कहता है स्वचालित कार्य प्रवाह क्या कहता है सुविधा प्रदान किया जाता है, जिससे क्या कहता है अपनी वो समस्याएं हैं, क्या है, जो राज्य के जो कर्मचारी हैं वो क्या कहते हैं अपनी जो समस्याएं हैं उनको कहते हैं सुलझाते हैं और जो लोग हैं उनकी कहते हैं निगरानी भी रखी जाती है। अब इसकी जो सुचारू रूप से चालू की गई थी जून 2014 के अंदर राज्य सरकार कहता है इसको चालू कर देता और इसमें सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त संगठन, संस्थान, शैक्षणिक संस्थान क्या इसमें अंदर शामिल किए गए हैं। क्या कहते हैं शैक्षणिक संस्थान, स्वायत्त संस्थान, साथ के अंदर सरकारी विभाग और संस्थान है वो सभी क्या है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब इसका जो मेन उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ में इसको लॉन्च किया गया था, किस उद्देश्य के साथ में इसको जारी किया था, ये क्या है हमारा राजस्थान संपर्क का है एक पोर्टल है जिसके अंदर उद्देश्य क्या है शिकायत दर्ज करने और शिकायत निस्तारण करने का तंत्र है, जिसके अंदर क्या करता है जो व्यक्ति है, क्या है, राजस्थान के जो ग्रामीण लोग हैं, कोई भी राजस्थान का जो नागरिक होगा तो अपनी जो समस्याएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उनकी समस्या का रजिस्टर करता है और उनके निस्तारण का तंत्र यानी उसमें निस्तारण जो गवर्नमेंट के द्वारा सुझाव दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कहता है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक किया जाता है, उसे कहता है ये सक्षम बनाता है। अब क्या है इसमें सरकारी अधिकारियों को वास्तविक समय सूचना भी प्रदान करता है, जिससे क्या अधिकारी सही एवं समय पर निर्णय ले सकता है। भाई कब प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में भी क्या कहता है ये निर्णय यानी जिस समय पे क्या होती है कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसी समय का क्या कहता है टाइम भी बताता है, टाइम भी यानी टाइम के अकॉर्डिंग कहता है वो सूचना भी देता है और टाइम के अकॉर्डिंग कहता है उनकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का भी क्या करता है ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। शिकायतों को उचित निगरानी भी की जा सकती है यानी कोई टाइमिंग डिले नहीं होता है किसी शिकायत, पहले पुरानी शिकायत है वो अभी दोबारा रिपीट कर रहा है तो उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इससे कहता है वो समय के साथ के अंदर कहता है इसमें मेन जो प्रॉब्लम्स है उन्हें कहता है सुझाव दिए जाते हैं यानी सुझाव लिए जाते हैं और उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसमें क्या होता है सरकार में फाइलों के मानवीय निस्तारण में कमी होती है। जो पहले क्या था जो पारंपरिक तंत्र था उसमें क्या था फाइल एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास में होती, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास में तो ज़्यादा वो टाइमिंग लगा था। बट अब क्या है इसके अंदर डेटा जैसे अपलोड हो जाता है उसके बाद में जो फाइल्स वगैरह है वो डिजिटली अपलोड होती हैं, उनको क्या कहता है एक मानवीय निस्तारण यानी मानव के द्वारा जो पहले ऑफिस में कर्मचारी थे तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को कहता था फाइल ट्रांसफ़र करता था देता था तो उसमें टाइमिंग क्रिएट ज़्यादा होता था, इसलिए कहता है
इसमें टाइमिंग चला जाता था और जो प्रॉब्लम्स थी वो भी समय पर सॉल्यूशन नहीं हो पाती थी। बट अब क्या हो गया, डिजिटली के अंदर क्या हो गया, फाइल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से द्वारा क्या होता है सीधे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है और क्या होता है फाइल जो समय है कार्य है उसके अंदर भी तेज़ी आई है और जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सुचारू रूप से सही ढंग से क्या होते हैं प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन की जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निवासियों को शिकायत के अप टू डेट स्टेटस प्रदान करने में सहायता। भाई पहले क्या था, एक अधिकारी के पास जा गई तो हमको पता नहीं चलता था, भाई व्यक्ति को नागरिक को पता नहीं था भाई किस अधिकारी के पास फाइल थे, वहाँ पर क्या था पर्टिकुलर अधिकारी के पास में जाना पड़ा था, उसके बाद वो बोला था उस अधिकारी के पास, तो फिर वहाँ पे जाना पड़ता। बट अब जैसे क्या होता है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास में फाइल जाती है, डिपार्टमेंट के पास फाइल जाती है, तो अप टू डेट यानी स्टेटस है वो अपडेट होता रहता है और जो कंज्यूमर है कस्टमर है नागरिक है उसको क्या मिलता है, उसकी SMS के द्वारा क्या मिल जाती है, सूचना मिल जाती है कि भाई आपकी फाइल इस जो डिपार्टमेंट है उसके पास पहुंच गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रति जिम्मेदार हासिल करना, और इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो प्रशासन है उसको क्या कर दिया गया है कि जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं उनकी निगरानी रखते हुए था जो प्रशासन है उसमें भी पारदर्शिता और जवाबदेही और संवेदनशीलता और निवासियों के प्रति जिम्मेदारी हासिल करने का क्या कर दिया उन्होंने इसमें पॉइंट रखा है, जिससे क्या हो जो नागरिक है राजस्थान के उनको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनको सही समय पर यानी एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये क्या है मेन उद्देश्य किसका, जो हमारा राजस्थान संपर्क पोर्टल है उसका मेन उद्देश्य है। अब इसके द्वारा जो लाभ हो रहे हैं यानी बेनिफिट क्या क्या हो रहे हैं हमारे राजस्थान के ग्रामीण के लोगों को, तो उनमें बेनिफिट में क्या होगा भाई, एक तो पारंपरिक प्रणाली थी और एक क्या है जो पारंपरिक प्रणाली और आज के टाइम में क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली। तो पारंपरिक प्रणाली में क्या होता है जो समय है और धन है वो दोनों ही क्या लगते थे ज़्यादा लगते थे, परंतु क्या होता है राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है उसने लॉन्च करने के बाद क्या होता है जो निवासी हैं और अधिकारी द्वारा शिकायत में निवारण खर्च में क्या क्या समय में क्या हो रही है श्रम की बचत हो रही है। और क्या होता है पहले जो पारंपरिक प्रणाली थी उसमें धन भी ज़्यादा खर्च होता था और समय भी ज़्यादा खर्च होता था, मैंने अभी आपको बता भी दिया डिटेल के अंदर। फिर इसके बाद में जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक राजस्थान संपर्क लॉन्च किया गया तो उसमें क्या हो रहा है जो धन है बार बार किसी भी डिपार्टमेंट के पास जाने की बजाय क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स SMS के द्वारा डिटेल प्रोवाइड हो जा रही है कि भाई हमारी फाइल कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक इसका सोल्यूशन हो चुका है, तो जिससे हमें अप टू डेट SMS भी मिलता है, तब इसके बारे में न्यूज़ भी मिलती है, साथ में हमारा जो समय है हम दूसरी समय में कहते हैं अपने जो मेन जो काम है उनमें लगा सकते हैं। बाकी जो जहाँ पे पहले कहा था पारंपरिक में कहा था वहाँ पे जाना पड़ा था, समय भी लगता था और जो मनी है वो भी क्या होती खर्च होती थी। दोनों में क्या हो रहा है अभी बेनिफिट यानी बचत हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेजों को इस वेब पोर्टल पर रखा जाता है ताकि दस्तावेजों को घूमने से बचाया जा सके। पहले क्या होता था, पहले फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास जब फाइल जाती थी, जैसे मान लो ये A डिपार्टमेंट है और ये B डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट के पास फाइल क्या थी, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास जब फाइल A डिपार्टमेंट से B डिपार्टमेंट के ऊपर फाइल जाती थी तो वहाँ पे कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट है वो क्या होता था यदि मिस हो जाता था, क्या होता गुम हो जाते थे। पर आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली के द्वारा यानी इन प्रणालियों के द्वारा क्या हो रहा है डिजिटली के रूप में जो डेटा है वो क्या था अपडेट हो जाते हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली अपलोड कर दिया जाता है, फिर इसमें गुम होने के चांसेस भी क्या होते हैं 0% हो जाते हैं, यानी एक बार अपलोड होने के बाद में 0% चांसेस है डॉक्यूमेंटों के गुम होने के। नेक्स्ट पॉइंट वेब आधारित प्रणाली में अब सभी राज्य सरकार के विभागों और अधिकारियों की पूरी हायरार्की, यानी पहले क्या होता था पहले जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अधिकारियों के द्वारा वो अब क्या हो रही है नेगलेक्ट यानी 0% होने लग गई है, अभी भी हो रही है बट क्या हो रहा है कुछ ना कुछ परसेंटेज में क्या हो रहा है सुधार हुआ है। जैसे ही पहले क्या था जो अधिकारी थे उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो अब पहले अधिकारियों में क्रिएट होती थी, अब क्या हो रहा है अधिकारी डायरेक्टली मेंबर को ना मिलकर क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। यदि कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको रोक दिया जाता है, यदि नहीं होती है तो उसको कंज्यूमर को सेंड, यदि प्रॉब्लम्स होती है तो कस्टमर को या मेंबर को नागरिक को क्या कहते हैं SMS के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाता है कि आपकी ये फाइल है इसमें मिसिंग है, यदि आप इसे अपलोड इसको अपडेट करते हैं तो ये आगे क्या होगी फाइल अटैचमेंट की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें शिकायत को उचित अधिकारी को आवंटन करके उसका निवारण भी किया जा रहा है। पहले क्या था किसी भी अधिकारी के पास फाइल भेज दी जाती थी उसको पता भी नहीं होता, बट अब क्या है जिस हिसाब से जिस डिपार्टमेंट को फाइल भेजनी उसी को कहते फाइल ट्रांसफ़र की जाती थी। आज के टाइम में फाइल जिसको ट्रांसफ़र करनी उसी को फाइल ट्रांसफ़र की जाती है, दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र नहीं की जाती है।
अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र। शिकायत निवारण यानी शिकायत निवारण के लिए कौन कौन से तंत्र हैं और उनकी निगरानी के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं, उनके बारे में डिटेल में क्या है। ग्रेवेंस रेडेसल एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रोसेस, यानी शिकायत के निवारण और निगरानी तंत्र की जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिटेल के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो मेन जो पॉइंट है वो देखते हैं अपने, क्या है। पहला, हम जो शिकायत है उसका पंजीकरण कैसे करें, तो पंजीकरण के बारे में हम डिटेल के अंदर आगे इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो शिकायत है उसका पंजीकरण किस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, मॉडरेशन। उसमें भाई मॉडरेशन में क्या होता है, जो हमारी शिकायत है वो कहाँ तक दर्ज होने के बाद में संबंधित विभाग में शिकायत है वो पहुंची है या नहीं है, वो कहता है मॉडरेशन। आवंटन, जो हमारी शिकायत है, क्या है, जो शिकायत है उससे संबंधित अधिकारी के पास में पहुंची है, आवंटित हो चुकी है या नहीं हुई है, अधिकारी के पास में पूरी डिटेल है या नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस है या कुछ में नहीं है, तो कहता है आवंटन हो गया। निराकरण, जैसे हमारी संबंधित अधिकारी के पास में फाइल पहुंच जाती है तो वो अधिकारी कहता है उसका निराकरण करने का कहता है उसमें कंसिडर करता है कि निराकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सत्यापन, जैसे निराकरण हो जाता है उसके बाद सत्यापन कस्टमर करता है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसका 100% क्या हो रहा है, सॉल्यूशन हुआ या नहीं है। जैसे क्या होगा, जैसे ये कोई कस्टमर है, उसने क्या कहते हैं अपना फाइल रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग किया, प्रोसेस करा, उसके बाद क्या है प्रोग्राम है, जो मॉडरेशन है, क्या है, पहले पंजीकरण किया, रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद मॉडरेशन कर रहा है, उसके बाद जो संबंधित अधिकारी है उसमें क्या होगा, एलोकेशन होगा, यानी आवंटन होगा। अब अधिकारी आवंटन किस हिसाब से होगा, भाई कौन से डिपार्टमेंट के पास में करनी है, कौन से डिपार्टमेंट में नहीं करनी है, वो आवंटन क्या करेगा, जो अधिकारी वो डिसीजन करते हैं। आवंटन के बाद जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होते हैं, किस हिसाब से प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उसके बाद में क्या होता है उनको चेंजेस करने पड़ते हैं। जिसमें क्या होता है कौन कौन से डिपार्टमेंट होता है उसमें होता है वो सेंड कर दी जाते हैं। सेंड करने के बाद में जैसे आवंटन हो रहा है तो उसके बाद क्या करता है, जो अधिकारी है वो कहता है उनके निराकरण के संबंधित अधिकारी के पास में कहते हैं बातचीत करते हैं और उनमें कहता है चेंजेस करते हैं और पूछते हैं। उसके बाद में क्या कहता है, जो सत्यापन है ना, जो वेरिफिकेशन है वो कौन करता है, जो कस्टमर है वो कहता है वेरिफिकेशन करता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हुआ या नहीं है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट पंजीकरण। पंजीकरण करने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन है यानी जो पंजीकरण होता है वो कहता है रजिस्ट्रेशन होता है। जिससे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो क्या कहता है सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को जो राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है, राजस्थान संपर्क पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर के उसकी वेबसाइट पे पोर्टल के ऊपर जाकर वहाँ पे अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके द्वारा करता है और पोर्टल है उसके ऊपर भी कहता है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ में जो रजिस्ट्रेशन है वो वेब पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से, ई कियोस्क के माध्यम से करते हैं, और जो आईटी सेक्टर आईटी केंद्र है उनके माध्यम से भी क्या कहते हैं हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ के हम कॉल सेंटर के माध्यम से जो इनके हेल्पलाइन नंबर होते हैं उनसे भी क्या कहते हैं हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये कहता है हमारा पंजीकरण होता है। पंजीकरण के बाद कहता है मॉडरेशन होता है। अब मॉडरेशन में क्या होता है, शिकायत पंजीकरण दर्ज होने के बाद में संबंधित विभाग द्वारा शिकायत मिली हुई संपूर्ण विवरण की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। यानी जो शिकायत दर्ज की है उसके बाद में अधिकारी है वो संपूर्ण जो जांच करता है कि जो सूचना है वो क्या करती है फर्जी तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सही होगी। तो उसके बाद में कहता है वो अधिकारी क्या करेगा, उस विभाग के एचओडी या नोडल अधिकारी से अपने क्षेत्राधिकारी का अनुसार करेगा कार्यालय उपयोग में आने वाले संबंधित क्षेत्रों को करेगा संशोधन कर सकता है। यानी जिस अधिकारी के पास में पहले हमने अपडेट कराया था उसके बाद में मॉडरेशन में क्या होगा, जिस प्रकार से जिस हिसाब से क्या होता है क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम्स होती है उसी क्षेत्र को कहते हैं उनके बारे में डिस्ट्रीब्यूट करके कहते हैं फाइल ट्रांसफर कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आवंटन, एलोकेशन। अब एलोकेशन में क्या है, इस प्रक्रिया में मॉडरेट्स जो शिकायत है यानी जो शिकायत मॉडरेशन हुआ है शिकायत किस प्रकार की है, भाई सत्यापित होती है या नहीं है, तो कहता है मॉडरेट शिकायत निवारण करके क्या करता है, करने के लिए शिकायत संबंधित अधिकारी को कहते हैं आवंटित कर दी जाती है। उसके बाद केवल वरिष्ठ अधिकारी प्रशासनिक सुधार विभाग या जिला कलेक्टरों को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभाग में अधिकारियों को शिकायत आवंटित करने की क्या है इजाज़त दे दी जाती है। इसके अंतर्गत जैसे क्या कहते हैं आवंटित मॉडरेशन हो जाता है फाइल को, तो उसके बाद में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जिला कलेक्टर हैं उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं वही क्या करते हैं उस शिकायत कहते हैं आवंटित, यानी उन अधिकारियों को आवंटित किया जाता है, दूसरों को नहीं की जाती है। इसके साथ में क्या है, जो संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत को क्या कहता है, जो अधिकारी है वो किसी दूसरे अधिकारी के पास भेजना है तो क्या कहता है भेज भी सकता है, और सिस्टम द्वारा शिकायतकर्ता को इसकी सूचना भी दे दी जाती है, भाई आपकी फाइल कहाँ पे पहुंची है इसके बारे में कहते हैं शिकायतकर्ता को भी इसकी सूचना दे दी जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो निर्धारण है शिकायत का जो निर्धारण होता है अलग अलग इनबॉक्स की सुविधा के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका निर्धारण किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है निराकरण।
अब जो प्रॉब्लम्स है क्या है, शिकायतकर्ता की जो प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग उसको राहत मिलनी है या नहीं मिले। तो क्या है, शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई राहत की आधार पर अंतिम डिस्पोजल को राहत या अस्वीकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या है, उसको वर्गीकृत करता है कि भाई राहत राहत के लिए है भी या नहीं है। सही हो तो राहत दी जाएगी, नहीं हो तो इसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। जब मामले में अंतिम डिस्पोजल प्रदान नहीं किया जाता है तो मामले की योग्यता के आधार पर शिकायत को दुविधा या आंशिक कार्यवाही श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम्स होती है तो क्या कहता है, यदि उसको शिकायत को जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता, उसको दो प्रकार से रख दिया जाता है, या तो आंशिक होगी या क्या होगी, जो शिकायत या किसने यहाँ पर शिकायत को दुविधा या यानी जो प्रॉब्लम से क्रिएट है उसके अकॉर्डिंग, और या आंशिक कार्रवाई के अकॉर्डिंग उसको रख दिया जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, दो अपडेट होता है। एक तो निराकरण का पर शिकायत करता है, स्टेट को अपना सूचना देता है, भाई निराकरण जो करता है वो जो शिकायत करता है उसको सूचना देता है, भाई हाँ आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो गया, उसको वाया SMS के द्वारा कहते हैं सूचना दे दी जाती है। दूसरा, जो लोगों को क्या कहता है SMS या आउटबोर्ड फोन कॉल के द्वारा भी कहते हैं इनको सूचना अपडेट अब स्टेटस क्या रहता है, अपडेट कर दिया जाता है। और अंतिम पॉइंट क्या है इसका, सत्यापन, वेरिफिकेशन। सत्यापन डिस्पोजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। इसमें यह भी जाना जाता है कि शिकायतकर्ता को उचित सहायता दी जाती है या नहीं दी जाती है। राहत जो सत्यापन है वो क्या कहता है, सत्यापन में जो कंज्यूमर है, कस्टमर है या नागरिक है, उसकी जो शिकायत है उसके बारे में उससे पूछा जाता है कि आपके द्वारा जो शिकायत की गई है उसका आपको सेटिस्फैक्शन या सही तरीके से जवाब मिला है या नहीं मिला। ये क्या था उसका सत्यापन। राहत यानी कोई जो पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग है या रुपए के अकॉर्डिंग है या कोई सलाह के अकॉर्डिंग है उसको मिलता है या नहीं मिलता है, तो क्या है सत्यापन के द्वारा इसमें किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, भारत में ई पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो खाद्यान्न प्रोसेस है क्या है, इसके द्वारा जो लोगों का कहता है खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे भी गेहूँ हो गया, चावल हो गए, दाल हो गए, आटा हो गया, इसके अलावा जो कैरोसिन हो गया, तो उनमें क्या कहता है जो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उस सिस्टम के ऊपर कहता है इसमें मेन नियम है। अब इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जारी किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी जारी किया जाता है। तो क्या है, प्रोक्यूरमेंट हो गया भाई, स्टार्टिंग हो गया, उसके बाद में स्टोरेज कहाँ कर रहे हैं उसको, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज से ट्रांसपोर्ट किस किस में भेजना है, बल्क एलोकेशन यानी एक ग्रुप के रूप में कहते हैं उनको भेजा जाता है। उसके बाद में कहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रामीण इलाके वहाँ से कहते हैं, जैसे हमारे क्या होता है जो राशन की दुकानें वहाँ से कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, नोडल केंद्र पर किया जाता है। उसके बाद में जो ग्रामीण इलाके पंचायत है वहाँ पे कहते हैं उनको भेज दिए जाते हैं। और सेंट्रल द्वारा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कहता है फेयर प्राइस हो गया, यानी राशन की जो दुकान है उसको भेजा जाता है। उसके बाद में राशन की दुकान से क्या मिलता है, जो कस्टमर है उनको क्या मिलता है, ये ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा क्या जाता है, हमारे जो अनाज है वो कहता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। जो क्या है खाद्यान्न होता है यानी अनाज होता है, उसकी कमी के निपटने के लिए कहता है गवर्नमेंट कहता है इसको चालू करते हैं। इसके द्वारा कहता है सस्ती कीमत पर गरीब लोगों को क्या मिलता है, अनाज वितरण किया जाता है। और EPDS केंद्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त जिम्मेदारी, यानी EPDS कहता है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, उसके बाद राज्य सरकार कहता है उसको कंप्लीटली लागू करती है और इसको डिस्ट्रीब्यूशन यानी लोगों के पास में क्या कहते हैं उसमें सही तरीके से, और एक अहम हिस्सा है यानी जो APL है BPL है उनके लोगों को कहते हैं प्रोवाइड करवाया जाता है। प्रत्येक वर्ष क्या है लगभग राज्य के अंदर 4 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, और वो क्या करती हैं 16 करोड़ से अधिक, यानी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने क्या 4 लाख से अधिक दुकानें हैं, वो कहते हैं 16 करोड़ परिवारों को गए, 16 करोड़ जो परिवार है राजस्थान के उनको क्या कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। किसके द्वारा, उचित मूल्य की दुकान के द्वारा क्या कहता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब इसके जो लाभ है यानी बेनिफिट है, जो व्यक्ति है वो बेनिफिट कैसे प्राप्त करता है, यानी जो व्यक्ति है वो लाभ कैसे प्राप्त करता है। अब इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 2 योजना चालू की गई है। एक ये तो है APL होता है और एक क्या होता है BPL है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक होता है अबव पॉवर्टी लाइन। अब BPL क्या होता है, BPL के अंदर क्या होता है, उनको जो अनाज है यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी जो जीवन रेखा की
लाइन है, जीवन रेखा लाइन है, उसके नीचे के व्यक्ति हैं उनको भी मिलता है, और जो APL है यानी अबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं उनको लिए 2 डिपार्टमेंट सेट कर रखे थे। अब इसमें क्या है, राज्य सरकार गरीबी रेखा के ऊपर के जो लोग हैं उनको भी देती है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी देती है। अब जो BPL वाले हैं उनको थोड़ा अधिक देती है, और APL वालों को कुछ चीज़ें वो कहती हैं कम मिलती हैं। अब जैसे क्या होता है, सरकार क्या करती है, APL परिवारों को पहचान नहीं करती क्योंकि वो गरीबी रेखा के ऊपर है, यानी मैक्सिमम जो APL होता है उनको नहीं मिलता है, बट BPL जो परिवार है उनको कहीं ना कहीं पूरी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र केंद्र और राज्यों को अनाज का आवंटन केंद्रीय स्टॉक में अनाज की उपलब्धता के आधार पर क्या किया जाता है। अब जो केंद्रीय अनाज है वो क्या कहता है, जो राज्य सरकार में क्या कहता है, जो अनाज की उपलब्धता है उसके आधार पर कहता है, जो व्यक्ति हैं जो राशन की दुकान लगाते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो कहते हैं केंद्र में जो राशन है यानी अनाज है उसकी उपलब्धता किस हिसाब से किस हिसाब से नहीं है उसके आधार कहते हैं इनको उपलब्ध करवाया जाता है। अब इसके अंदर क्या है, अब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है राज्य सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में खरीद गई औसत अनाज पर भी निर्भर करता है। भाई राज्य सरकार कहते हैं केंद्र सरकार से कितना अनाज खरीद रही है, वो भी चेक करती है केंद्र सरकार, भाई राज्य है वो कितना पिछले 3 साल के अंदर कितना अनाज हर टाइम के अंदर खरीद रहा है, यानी उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उस हिसाब से कहते हैं चेक भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अब इसके अंदर लाभ भी कौन होता है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, दाल हो गई, क्या होगी, दाल भी आजकल डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, हो गया, ये मैक्सिमम सामान होता है डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ई-मित्र और CSC पर राशन कार्ड के लिए आवेदन करना। अब राशन कार्ड किसी में आवेदन करना तो हम जैसे भाई CSC है, क्या है हमारा जो सहायक केंद्र होता है, वो जैसे अटल सेवा केंद्र हो गया, क्या है अटल सेवा केंद्र हो गया, इसके अलावा ई-मित्र हो गया, तो वहाँ पे कहते हैं हम अपना राशन कार्ड क्या कहते हैं बनवा सकते हैं, कहते हैं राशन कार्ड बनवा सकते हैं, और वहाँ पे अपना राशन कार्ड बनवाने के बाद में किस हिसाब से राशन कार्ड बनवाते हैं उसमें BPL पॉवर्टी लाइन कहता है वो डिस्कस करता है, जो पंचायत होती है उसके द्वारा किया जाता है, भाई जो व्यक्ति है उसकी इनकम किस हिसाब से। हाँ, अब जो राशन कार्ड है उसमें क्या होता है, हमारा मतदाता पहचान पत्र होगा, एक 2 रुपये का गवर्नमेंट का जो अदालत शुल्क है उसका टिकट होगा, आवासीय रेजिडेंसी प्रूफ होगा, कर भुगतान की रसीदों की भी हम कब कोई पेमेंट यानी कर तो नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा किराया समझौता हो गया, बैंक की पासबुक होगी, बिजली बिल होगा, टेलीफोन बिल होगा, जो बाकी सामान्य दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है उनकी भी करते इसमें ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे ही हम कहते हैं इन सभी को फुलफिल कर देते हैं, नहीं लगा देते हैं, उसके बाद कहते हैं हम अपना राशन कार्ड का जो आवेदन है उसको भर सकते हैं। उसके बाद में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसमें क्या था, रजिस्टर होता है, उसके साथ क्या रजिस्टर होने के बाद में कहता है उसमें हमें क्या मिलता है, टाइम के बाद में कुछ टाइम के बाद में रजिस्टर होने के बाद गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद में कहता है हमें अपना राशन कार्ड चेंज करवाने का और नाम जुड़ जाता है, उसके बाद में हम अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और जो स्लिप मिलती है, क्या कहते हैं जो स्लिप मिलती है पेमेंट की उसके रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक राशन कार्ड अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या कहते हैं उसको रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कहते हैं उसमें कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी राजधरा। अब जियोग्राफिकल के नाम क्या हुआ, जो लैंड है, क्या है जो लैंड है उसके अकॉर्डिंग ही क्या कहता है वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी जो धरती है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी लेना कहता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन राजधरा सिस्टम लॉन्च किया किसने, राज्य सरकार ने। इसके अंदर क्या होगा, GIS क्या है, एकीकृत राज्य व्यापक में क्या है IS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें राज्यधारा का मेन उद्देश्य है OGC ओपन जियो स्पेशल कंसोर्टियम मानकों पर आधारित एक भू पोर्टल को विकसित करना है। क्या करना है, एक भू पोर्टल विकसित करना जिसके अंदर क्या होगा, भू स्थानिक डेटा क्या होगा, अधिग्रहण होगा, प्रोसेस होगा, संग्रहण होगा और वितरण नियम में सुधार भी किए जाएंगे। जो भी क्या है जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है उसके अंदर जो जियोग्राफिकल भू स्थानिक डेटा है वो क्या कहता है नियमित रूप से क्या होता है उसमें फीड होता रहता है, उसमें जो डेटा है उसमें कहते हैं सब कुछ जो जियोग्राफिकल संग्रहण डेटा है उसका संग्रहण भी होता है, उसको वितरण भी किया जाता है किस हिसाब से, भाई उसमें जो हेरिटेज है, स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक हो गए, स्थानिक डेटा हो गया, भाई एजेंसियां हो गई, विभाग कौन कौन से क्या कार्यरत है, कहाँ पे हैं, तो वो सब क्या होता है इसमें जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन डेटा के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और यह जो विंडो है क्या है, यह जो विंडो वे नागरिकों के लिए करती है, विंडो सेवा प्रदान करते हैं जिसके अंदर क्या है सभी विभागीय एजेंसी जो भी एजेंसियाँ उनके बारे में सूचना प्रदान है, चिकित्सा केंद्र हो गए, गाँवों के अंदर हो गए, हॉस्पिटल हो गए, भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है इनके बारे में होगा। इसके अलावा पुलिस हो गया, जो उपयोगी वस्तुएं यूटिलिटीज हो गया, बिजली बिल हो गया, बिजली की जो यूनिट्स है कहाँ कहाँ लगी उनके बारे में हो गया, जो कर भुगतान करना है उनके बारे में, जल संसाधन हो गया, एजुकेशन हो गया, वन हो गए, ये सब क्या है इसके अंदर क्या होते हैं फीड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। अब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना क्या था, एक राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा क्या था इसको चालू किया गया था। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत क्या किया जाता था, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा लोगों का क्या था, भामाशाह कार्ड बनाया जा रहा था। उसके अंतर्गत क्या क्या था, भामाशाह कार्ड बनाने के बाद में लोगों का था जो चिकित्सक सुविधा थी, क्या चिकित्सक जो हेल्पलाइन थी उसको प्रोवाइड करवाया जाता। अब इस भामाशाह कार्ड योजना यानी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर क्या था, उनको कार्ड बनाने के बाद में क्या था, कार्ड बनाने के बाद में साथ के अंदर क्या होता है, जो कार्ड बन गया उसके बाद में क्या करते हैं, उनको नगद पेमेंट करना नहीं पड़ता था, यानी कैशलेस जो पेमेंट था उसके ऊपर क्या था, जोर दिया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसके अंतर्गत यह था राजस्थान में सभी लोग यानी परिवार का एक भामाशाह कार्ड बनाया गया था, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा। इसके अंदर क्या था, मेन जो उद्देश्य था इसमें क्या था, स्वास्थ्य सूचकांक को यानी राजस्थान में जो ग्रामीण लोग हैं उनमें स्वास्थ्य सूचकांक था उसको क्या करना, बेहतर बनाना मेन उद्देश्य था। साथ में जो बीमारी का खर्च था, यानी आज के टाइम में क्या हो रहा है, जैसे बीमार हो रहा था उसमें क्या था, पेमेंट कैश रखना पड़ा था पहले। आज के टाइम में वो फैसिलिटी को जीरो करने के लिए कैश लेकर नहीं होता है, तो उसे कहता है भामाशाह कार्ड दिखा करके अपना जमा करवाने के बाद में, भामाशाह कार्ड हो गया, कार्ड नंबर हो गया, उनको जमा करवाने के बाद में हम कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं, और वो भी किसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कुछ क्या था, जो हमारा भामाशाह का स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसके अंदर क्या था, हमें ये देनी पड़ती थी, यानी गवर्नमेंट क्या थी उसमें पेमेंट करती थी इस योजना के अंतर्गत। यह योजना कहते हैं सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इस योजना का मेन उद्देश्य स्वास्थ्य डेटाबेस का निर्माण करना था, यानी ये जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी इसका मेन उद्देश्य था राजस्थान के जो भी ग्रामीण यानी शहरी लोग हैं सभी का कहता है स्वास्थ्य से संबंधित डेटा कलेक्ट करना था, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य डेटा कलेक्ट किया था उससे कहीं ना कहीं क्या होती है, जो स्टेट होता है, सेंटर होता है, जो देश होता है उसमें कहते हैं बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके बारे में जो देश के लोग हैं उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में सूचना मिलती है, और उसके अकॉर्डिंग कहते हैं आगे जो हेल्थ डिपार्टमेंट वो कहता है कार्य करता है। यदि कोई बीमारी होती है किसी व्यक्ति को तो उसकी सूचना मिल जाती है, उसके बाद में कहता है उसके बारे में योजना बनाई जाती है, राजस्थान की गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के द्वारा कहते हैं उसकी योजना बनाई जाती है। और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल पर अतिरिक्त खर्च के वित्तीय जोखिम को स्वास्थ्य बीमा में बनाते कम करना होता है। पहले क्या था कि भामाशाह योजना के चालू होने से पहले क्या था, जो भी ग्रामीण इलाके के जो लोग थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते तो वहाँ पे क्या था, पेमेंट ज़्यादा लगता था। जैसे क्या हो रहा था, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो गई तो उनमें कहता है पेमेंट कम हो गया। साथ में जो मिनिमम गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यानी मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस के अकॉर्डिंग जो काम था यानी जो शुल्क लागू किया था उसके अकॉर्डिंग कहते हैं वो पेमेंट किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ। भाई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के लाभ है वो कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु गरीबों को निजी स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार कराने का अवसर मिल गया। पहले क्या थे, लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत कम जा पाते थे क्योंकि वहाँ पे जो खर्चा था वो ज़्यादा लगता था, इसलिए अब वो क्या करने प्राइवेट हॉस्पिटल में यानी निजी स्वास्थ्य केंद्रों में कहते हैं वो जाने लग गए। नेक्स्ट सत्यापित और सुपरिभाषित चिकित्सा प्रोटोकॉल यानी फिक्स हो गया कि भाई आपका यदि भामाशाह कार्ड से योजना से इलाज हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फ्रॉड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिले के सभी सरकारी अधिकारियों और निगरानी में क्या था, मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया, और मोबाइल एप्लीकेशन से भी क्या कहता है उनको जोड़ दिया गया, और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्या होती है इससे बेनिफिट भी मिलता है, और जो मेंबर है उसको भी कहीं ना कहीं क्या होता है चिकित्सा के अंदर क्या होता है हेल्प मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अस्पतालों के लिए इन हाउस क्राइम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मानकीकृत और पारदर्शी ग्रेडिंग मापदंड भी चालू कहते हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग यानी चालू किया गया कि यदि कोई इलाज करवा रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या कहता है उनमें मानकीकृत और पारदर्शी ग्रेडिंग माप यानी ग्रेडिंग का भी सिस्टम चालू किया, जिससे उस अस्पताल के बारे में और उसके जो स्टाफ है उनके बारे में मतलब जानकारी ले सके कि भाई किस सेटिस्फैक्शन है भी या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना के लाभार्थी। अब योजना के लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, भाई किस हिसाब से इनमें योजना में लाभ ले सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति इनके में लाभ होता है, तो इन व्यक्तियों में जो योजना के लाभार्थी वो कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी परिवार यानी BPL के अंदर जो आने वाले हैं वो सभी परिवार कहते हैं इसमें 100% क्या होता है इसमें लाभ ले सकते हैं। साथ के अंदर जो APL है उसमें भी क्या है कुछ परसेंटेज में क्या है छूट दी गई है। अब प्रत्येक परिवार के लिए प्रीमियम भुगतान तय किए गए प्रीमियम भुगतान का फ्लोटर पॉलिसी पे वार्षिक आधार पर क्या है, यानी जो प्रीमियम भुगतान है वो फ्लोटर पॉलिसी के आधार पर क्या है काम किया था। इसमें क्या होता है लाभ पाने वाला परिवार है, लाभ पाने वाला जो व्यक्ति है वो कहता है परिवार का पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, मुखिया भी हो सकता है,
पति हो सकते हैं, पत्नी होते हैं, मुखिया हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकते हैं उसके, और बेटा बेटी कौन होता है, जो 25 वर्ष की आयु है, जिसकी 25 वर्ष आयु हो चुकी है, या वो अविवाहित है, जिसकी 25 वर्ष आयु हो गई, वो लाभ 25 वर्ष आयु से पहले पहले, और जिसकी क्या होता है शादी हो गई है उससे बाद में वो लाभ नहीं ले सकता है। और जो व्यक्ति का होता है माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, वो भी कहता है इसका लाभ ले सकता है। अब लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना है, लाभ प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सूचीबद्ध निम्न निजी अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा लाभ ले सकता है। लाभ लेना है, कोई पेशेंट है तो उसको क्या जाना पड़ेगा, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाकर के इसका लाभ ले सकता है। जैसे क्या होगा, जन जन को समर्पित राजस्थान सरकार का सभी को मिले बेहतर स्वास्थ्य व उपचार है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का मेन उद्देश्य है। आज का अंतिम पॉइंट, भामाशाह रोजगार सृजन योजना। भामाशाह रोजगार सृजन योजना यानी इसके अंतर्गत है रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता था। पहले क्या था, मेडिकल था, उसके बाद में भामाशाह रोजगार सृजन योजना में जो लोग हैं यानी राजस्थान के लोग हैं उनको कहता है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहता है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहता है, इसमें क्या कहता था, ये योजना प्रोवाइड करते बेरोजगारों को कहता है रोजगार भी मिलाया प्रोवाइड करवाया जाना इसका मेन उद्देश्य था। और इसमें क्या था, विभिन्न बैंकों के द्वारा क्या था इसमें ऋण भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अब मापदंड प्रक्रिया यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार राजस्थान की जो बेरोजगार महिला है, शिक्षित महिला होगी, अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति की महिला होगी, उन सभी को कहता है इसमें आवेदन करें। और श्रेणियाँ क्या होती है, अलग अलग श्रेणियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता और उनके अकॉर्डिंग कहता है उनको ब्याज प्रोवाइड करवाया जाता है। ब्याज में कहती है सब्सिडी भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे क्या होता है वो अपना कार्य कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, भामाशाह योजना सृजन योजना के लिए आवेदन करना। अब भामाशाह योजना है उसके लिए किस हिसाब से हम आवेदन कर सकते हैं, किस हिसाब से इसमें फार्म भर सकते हैं। तो भामाशाह योजना सृजन के लिए कहते हैं हम फार्म भरते हैं। फार्म भरने के बाद में कहता है अपने क्षेत्रीय रोजगार जो कार्यालय है, क्षेत्रीय रोजगार का जो कार्यालय है वहाँ पे जाकर जाना होगा, और वहाँ पे हमारे जो दस्तावेज हैं यानी शपथ पत्र हो गए, प्रमाण पत्र हो गए और सबूत हो गए, जो आवेदन पत्र के हम कहते हैं हमें जमा करवाने पड़ते हैं। जमा करवाने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन प्रक्रिया चेक की जाती है कि आपके भाई जो प्रमाण डॉक्यूमेंट दिखे वो सब सही है या नहीं है। उसके बाद में सत्यापन के बाद में आपको साक्षात्कार में क्या होता है, उपस्थित होना पड़ता है। साक्षात्कार में जैसे उपस्थित हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो अब को राजस्थान के जो सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके द्वारा बैंक में ऋण राशि प्रोवाइड करवा दी जाती है। बैंक में ऋण राशि क्या होती है, प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिससे आप उसको उपयोग में ले सकते हैं और अपना जो काम है वो कार्य कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों, क्या, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो 7 नंबर जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो गया, यानी राजस्थान के जो नागरिकों के लिए जो डिजिटल जो सेवाएं गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई हैं वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जाकर के दोनों देख सकते हैं। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन आंसर कुछ पार्ट है वो जल्दी ही अपलोड कर जाएगा, आप उसको भी जाकर के क्या है देख सकते हो।